नमस्कार। हमारी पॉलिटी की अगली यूनिट आप लोगों के सामने है। इस यूनिट में बेसिकली हम लोग करेंगे कि जो संसद की हमारी समितियां होती हैं उसके विषय में। संसद की समितियां, है ना, पार्लियामेंट्री कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें काफ़ी सारी, मतलब अगर छोटी बड़ी मिलाई जाए तो 25-30 कमेटियां हो जाएंगी, लेकिन हमें कुछ मुख्य पढ़नी है बस। सारी कमेटियों की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी सारी समितियां हैं। समितियों को अगर हम मुख्य रूप से देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। स्थायी समिति मतलब स्टैंडिंग कमेटी, अस्थायी समिति मतलब एडॉक कमेटी जो टेम्परेरी बनती है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बता दूं। जो हमारे प्रस्ताव थे कई प्रकार के ना, जो संसद में आते हैं, उसमें 2-3 प्रस्ताव हमारे रह गए थे। एक प्रस्ताव था कटौती प्रस्ताव, है ना। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव होता है जब किसी प्रकार से बजट में काट छांट करने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, उसे कटौती प्रस्ताव बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये 3 प्रकार का होता है अलग अलग। अभी इस पे कभी क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कटौती प्रस्ताव किस लिए होता है, ठीक है। इसमें जो नीतिगत कटौती होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कोई बजट में पॉलिसी बनाई गई होती है, उस पर कटौती करने की कोशिश की जाती है। तो कटौती प्रस्ताव आपको पता लग गया क्या होता है। ये बेसिकली बजट में कुछ प्रस्तावों के या कुछ कार्यों की कर में कटौती के लिए लाया जाता है। एक प्रकार से सरकार के अपव्यय का ध्यान रखा जाता है कि फिजूल खर्ची ना दिखे किसी प्रकार से। उसके बाद एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक्स, है ना, बिल थैंक्स करके होता है। इसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है सरकार की ओर से। और जब धन्यवाद प्रस्ताव पास होता है तो इसका मतलब यह है कि अभी सदन में सरकार के प्रति मतलब कि सम्मान है, सरकार की नीतियों को सदन का समर्थन है ना। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए संसद के सदस्य की तरफ से ये प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको सरकार लाती है, और ये प्रस्ताव पास होता है तो सरकार की स्थिति मजबूत रहती है। ठीक हो गया। एक था अविश्वास प्रस्ताव, है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का कभी भी संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है ऐसी चीज का, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में आता है। इसको विपक्ष लेके आता है। कौन लेके आता है? विपक्ष लेके आता है। इसके लिए कम से कम आपको 50 लोगों का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव अगर आप लाना चाहते हैं तो स्पीकर से अनुरोध किया जाता है कि यह प्रस्ताव लाया जाए, जिसमें कम से कम 50 लोगों का समर्थन होता है। तो जब प्रस्ताव आता है तो उस पर वोटिंग होती है, ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो समझ लिया जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, मतलब सरकार पे विश्वास नहीं रह गया सदन को, इसलिए सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है सरकार को हटाने के लिए, एक प्रकार से, है ना। अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, मान लीजिए पास नहीं हो पाया, तो सरकार बनी रहेगी, तो अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगले 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने 2-3 जो चीज़ें थी जो छूटी हुई मैंने बता दी आपको। आगे हम अपनी कमेटीज करते हैं। कमेटी को मैंने बताया कि मेनली 2 भागों में बांटा जाता है, स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब जो स्थायी है, ठीक है, वो तो, और स्थायी कमेटी ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी पहली स्थायी कमेटी है प्राक्कलन कमेटी, मतलब एस्टिमेट कमेटी, किसी चीज़ का एस्टिमेशन करना, एस्टिमेट करना, 1921 में शुरू हुई थी। ये 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, अधिनियम थे, उसके अंतर्गत इनको शुरू किया गया था स्थायी कमेटीज को। 1921 से स्टार्ट थी। उसके बाद ये कंटिन्यूसली चलती रही। 1950 में इसका गठन हो गया। खैर, उसके बाद चलती थी, 1950 में इसका पूर्ण रूप से गठन किया गया, जो इसका स्वरूप है आज की डेट में। क्योंकि पहले इसमें 25 सदस्य हुआ करते थे, अब इसमें 30 सदस्य हो गए हैं, ठीक है। कुल सदस्य इसमें 30 होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से कोई भी नहीं होता इसमें। लेकिन कमेटीज में आप देखेंगे ना, लोकसभा को हमेशा मजबूती है। सारे के सारे सदस्य, 30 के 30 सदस्य इस कमेटी के लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है, स्थायी समितियों की सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर। सभी लोकसभा से बजट पेश करने के बाद इसका गठन होता है। देखिए, इस कमेटी का गठन हर साल होता है, हर साल नई कमेटी बनती है। प्राक्कलन कमेटी मेंबर मतलब चेंज होते हैं, 1 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं, जो कमेटी बनती है। बजट के बाद इसका गठन किया जाता है। और क्यों गठन किया जाता है? कि जैसे ही बजट पेश होता है उसके बाद बजट में क्या है उसकी पूरी जांच ये कमेटी करती है, और उसमें देखती है कि किसी प्रकार से कोई
खर्चीला कार्य तो नहीं किया गया, ऐसा कार्य तो नहीं डाला गया जिससे कि फिजूल खर्ची दिखती हो, है ना, उस पर नकेल कसती है। तो एक प्रकार से सरकार पे नकेल कसती है। इसके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे प्रक्रिया यूज होती है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। मितव्ययिता मतलब या अनुमान समिति भी कहते हैं, मतलब इसको ना मितव्ययिता रोकने के लिए, मतलब खर्च रोकने वाली कमेटी भी बोला जाता है, या इसको अनुमान लगाने वाली कमेटी भी बोला जाता है, एस्टिमेट कमेटी है ना, ये इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सरकारी खर्चों को, फिजूल खर्चियों को, अपव्यय को, है ना, फालतू अपव्यय को रोकती है और बजट का स्टडी करती है, बजट का अध्ययन करती है। सबसे पहले बजट पेश होने के बाद फिर इन्हीं के पास जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी ये रिपोर्ट बनाती है वो ये संसद में रखती है। और जो इनका कार्यकाल होता है सबका 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। प्राक्कलन कमेटी क्लियर हो गया। दूसरी कमेटी है लोक लेखा कमेटी। इसको प्राक्कलन कमेटी की बहन भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसके फंक्शन भी लगभग ऐसे ही हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, है ना, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसके अंतर्गत 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से, ठीक है। यहाँ भी लोकसभा मजबूत है। ये अध्यक्ष रिपोर्ट को देता, ये अपनी जो रिपोर्ट है फाइनल वो अध्यक्ष को सपोर्ट देता है, लोकसभा स्पीकर को। इसमें भी एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली यूज की जाती है। कैग, इसका मेन काम क्या है? कैग की जो ईयरली रिपोर्ट होती है, अभी कल ही कैग की रिपोर्ट आई है ना, कैग की ईयरली रिपोर्ट तथा तकनीकी खामियों की जांच करती है। कैग हर चीज में अपनी रिपोर्ट रखता है ना, देखा रेलवे के ऊपर इसने रिपोर्ट रखी, डिफेंस के ऊपर इसने रिपोर्ट रखी। कैग क्या करता है? हमारे सारे फाइनेंशियल रेगुलेशन देखता है कि सरकार जो पॉलिसीज बना रही है, उसमें जो खर्च कर रही है, वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है। तो लोक लेखा कमेटी क्या करती है? कैग के रिपोर्ट के, मतलब कैग के प्रतिवेदन जो है उनकी जांच करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद वित्तीय भ्रष्टाचार की जांच, जो भी अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज गवर्नमेंट में दिखती है तो उसकी पूरी जांच करने का अधिकार होता है इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। पब्लिक, ये भी 1921 में ही शुरू हुई थी, याद रखिएगा, ये भी 1921 में शुरू हुई थी। अब 1967 से ऐसा हुआ इस कमेटी में कि इसमें जो अध्यक्ष का पद है वो विपक्ष का किसी व्यक्ति को मिलता है। ये परंपरा बनी चली आ रही है, ये रूल नहीं है, लेकिन ये परंपरा बन गई है कि जो इसका अध्यक्ष हो वह विपक्ष की पार्टी से हो, है ना, ताकि सामंजस्य बना रहे, ठीक है। तीसरी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, लोक उपक्रम कमेटी। ये जो पीएसयूज होते हैं ना, ये बेसिकली उसकी मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई है। जो हमारी पीएसयूज हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई है। 1964 में स्टैब्लिश हुई, 1964 में स्टैब्लिश हुई। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, वही सेम रेशो 15:7। 22 सदस्य होते हैं, एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कोई मंत्री सदस्य नहीं बनता। देखिए तीनों बड़े कमिटीज में, देखिए मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो कमेटी के हैं वो इन्हीं से आए हुए हैं आज तक। तीनों में मंत्री बिल्कुल नहीं बनता है सदस्य के रूप में। ये क्या करती है? जो कैग अपनी रिपोर्ट पीएसयू के ऊपर देता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो सार्वजनिक कंपनियां जैसे बैंक हो गए, ओएनजीसी, भेल, सेल, ये सारी पीएसयू कंपनियां है ना, अर्ध सरकारी, है ना, उनके विषय में जो भी कोई मैटर आता है संसद में उसकी जांच करते हैं। ये लोक उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो हैं उसकी जांच करते हैं और उसके बारे में इसकी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, 1 वर्ष के लिए चुनी जाती है। ये भी तीनों कमेटियां 1 वर्ष के लिए चुनी जाती है। ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होकर भी काम करती हैं। ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होकर भी काम करती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस कमेटी को प्राक्कलन कमेटी की बहन कहा जाता है? लोक लेखा कमेटी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। फिर लोक उपक्रम कमेटी क्या करती है? पीएसयू के ऊपर जो कैग की रिपोर्ट्स हैं उनके विषय में बातचीत करती है। आगे है कार्य मंत्रणा कमेटी। किसी कार्य को लेके जो डिस्कशन होता है उसके लिए समिति बनती है। ये दोनों हाउसेस की अलग अलग होती है, लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग, ठीक है। लोकसभा में इसमें 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 11 मेंबर होते हैं। लोकसभा में 15 मेंबर्स में लोकसभा का स्पीकर भी साथ होगा। कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर भी उस कमेटी में रहेगा, और लोकसभा का स्पीकर जिस कमेटी में रहता है वो उसका ऑटोमेटिकली हेड बन जाता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी समिति की अध्यक्षता अगर करेगा तो वो उस समिति का ऑटोमेटिक अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब लोकसभा में ये जो 15 मेंबर की कमेटी है इसमें स्पीकर होते हैं और स्पीकर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो स्पीकर होगा वो इस कमेटी का अध्यक्ष हो जाएगा।
और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 11। इसमें सभापति भी होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे सभापति और राज्यसभा के, वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। यह काम करती है कि सरकार विधि किस प्रकार बनाएगी और विधि के कार्यों, लेजिस्लेटिव कार्यों में, कानून बनाने वाले कार्यों में सरकार कितना समय लगा रही है, किसमें कितना समय लगाना है, किस प्रकार से नीतिगत कार्य वो कर रही है विधि के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति दोनों हाउसेस की अलग, लोकसभा वाली में 15, राज्यसभा में 11। लोकसभा में जो कमेटी बनी है उसका हेड स्पीकर, राज्यसभा में जो कमेटी बनी है उसमें चेयरमैन। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट कमेटी है, मैं सारी कमेटी नहीं बता रहा हूँ, अगली इंपॉर्टेंट कमेटी है SC/ST संबंधी कमेटी। ये वो कमेटी है इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये कमेटी बनती है SC/ST के संबंध में जो प्रतिवेदन आते हैं, जो भी संबंध में जो क्रियाकलाप होते हैं उसकी जांच के संबंधी और उस संबंधी कार्यों को अंजाम देती है ये। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ये भी 1 वर्ष के लिए चुनी जाती है। समझ में आ गई बात आपको? सिंपल है, कट टू कट है, नॉर्मल है। अगली है नियम समिति। कोई भी ऑर्डर जो कमेटी होती है, जो भी रूल कमेटी, जो भी रूल्स रेगुलेशन डिसाइड होनी है हाउस की, उसमें 31 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 31। 15 लोकसभा से, 16 राज्यसभा से। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी कमेटी जिसमें राज्यसभा के मेंबर ज्यादा हैं। ठीक है, नियम समिति टोटल मेंबर 31, 15 लोकसभा से, 16 राज्यसभा से। और नियम से पता लग रहा है, नियम कानून सदनों की कार्रवाई को सही प्रकार चलाने के लिए ये बना सकते हैं। ठीक हो गया। अगला है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों से संबंधित समिति। यह समिति सिर्फ लोकसभा से संबंधित होती है। गैर सरकारी सदस्य जो सरकार के सदस्य नहीं होते, उनके गैर सरकारी सदस्य जो विपक्षी पार्टी के जो लोग होते हैं, उनके जो विधेयक होते हैं उसके संबंधी एक समिति बनाई जाती है जो उन विधेयकों की जांच करती है। और ये लोकसभा में होती है, बस ये केवल लोकसभा में होती है। इसमें 15 मेंबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, जिसमें इसका हेड कौन होता है? डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका हेड होता है। ठीक है, तो लोकसभा की किस कमेटी में डिप्टी स्पीकर हेड होता है? गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों वाली समिति। क्लियर? जितना करा रहा हूं उसे उतना ही करना है। दुनिया भर का माल दिया हुआ है इसमें किताबों में, सारा कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशिएंट आपका। ठीक है, और बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेस्ट में दूंगा। देखिए, ये स्थायी समितियां जो थी उसमें ये समिति मुख्य है जो मैंने आपको बताई। अब आती है अस्थायी, मतलब अडॉक कमेटी, जो मतलब कि हमेशा नहीं बनी होती, जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेरी टाइम पे बनाया जाता है, मतलब अचानक से बनाया जाता है। उसको जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगी, उसको किसी स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है। तो इसमें एक होती है प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति, है ना, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बोलते हैं इसको। जब कुछ किसी सिंगल हाउस की होती है तो उसे प्रवर समिति बोलते हैं। जब दोनों हाउसेस की मिलकर हो जाती है तो उसे संयुक्त प्रवर बोलते हैं। इसमें अगर किसी एक हाउस, ये प्रवर समिति ना अपने अपने हाउसों की अलग अलग होती हैं, ये अपने अपने हाउस की अलग अलग होती हैं और दोनों की ज्वाइंट भी होती हैं। तो जब सिंगल हाउस की होंगी तो इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 30। प्रवर समिति में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 30। अगर इन दोनों की ज्वाइंट, दोनों संसद की ज्वाइंट बनती है, दोनों सदनों की, तो मैक्सिमम 45 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 45 हो सकते हैं। ये जिस मुद्दे पे भी जांच करती है उस पर 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देती है। कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर। यह किसी भी विधेयक पर विचार करने के लिए बनाई जाती है। समझ गए? कोई पर्टिकुलर विधेयक होता है, उस पर विचार करने के लिए स्पेशली इसे बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई विधेयक यहाँ जाएगा, सारे विधेयक ना, किसी पर्टिकुलर विधेयक के बारे में स्टडी करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, और एक प्रकार से जो भी विधेयक पास होने की स्थिति होती है उसमें जैसे विधेयक एक प्रकार से एक्सेप्ट होता है तो सबसे पहले प्रवर समिति के पास ही पहुंचता है। प्रवर समिति उसकी स्टडी करती है, उसके बाद जाके वो आगे की फॉर्मुलेशन में, विधि की प्रक्रिया में आगे की ओर जाता है। समझ गया प्रवर समिति का? क्लियर हो गया। अगला है विशिष्ट मामलों के लिए जांच समिति। कोई स्पेशल कैटेगरी के मामले होते हैं उसमें जांच समितियां बनाई जाती हैं। जैसे कि बड़ी फेमस होती है जेपीसी। कौन सी है? जेपीसी। जेपीसी कमेटी क्या थी? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये अब तक भारत में 4 बार बन चुकी है और 5 बार। ये स्पेशल टाइप की कमेटी होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी बोलते हैं इसको। इसमें क्या, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और इसके अंतर्गत किसी मुद्दे पे, किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे या किसी देश हित के मुद्दे पे जांच की जाती है।
ठीक है। और जेपीसी को बहुत ज़्यादा राइट होते हैं। जेपीसी का उल्लंघन करने का मतलब है कि एक प्रकार से आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया। इसके बराबर किसकी शक्तियाँ हैं? जेपीसी चाहे तो प्रधानमंत्री तक को भी अपने समक्ष बुला सकती है सुनवाई के दौरान, उनसे कुछ भी क्वेश्चनिंग कर सकती है। जेपीसी की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी हाल ही में 2G का जो स्कैम हुआ था उसकी जांच के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, जेपीसी का गठन हुआ था। अब तक भारत के इतिहास में मात्र 5 बार जेपीसी का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे अंतिम बार अभी 2G स्कैम के घोटाले के लिए इसका निर्माण हुआ था और इसके अध्यक्ष PC चाको थे। यह अपनी रिपोर्ट संसद में दे सकती है। अब प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल कोशिश करता है कि इसकी रिपोर्ट चाहे तो वो मना कर सकता है कि इसकी रिपोर्ट हम नहीं देंगे, इसकी रिपोर्ट हम टेबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर लोकसभा का स्पीकर अड़ जाए तो ये रिपोर्ट टेबल हो जाती है। तो मतलब क्या है, जेपीसी की जो रिपोर्ट होती है फाइनल, उसमें मंत्रिमंडल चाहे तो अड़ंगा लगा सकता है ना, चाहे तो संसद में पेश करने से मना कर सकता है। ऐसा अगर केस होता है, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो स्पीकर का जो फैसला है वो लास्ट माना जाएगा। स्पीकर का जो फैसला है क्या माना जाएगा? वो लास्ट माना जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी कमिटीज हैं, बहुत कट टू कट मैंने बहुत सिंपल में बताया, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ही पढ़ लीजिए और इसके जो क्वेश्चंस है उनको हल करते रहिए, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में पार्लियामेंट के में कानून बनने की प्रक्रिया और पार्लियामेंट खत्म। ठीक है। तो कुछ ही देर बाद आपको अगली वीडियोज में मिल जाएगी पार्लियामेंट में जो कानून किस प्रकार बनता है उसमें, और उसी के साथ लोकसभा के कुछ नियम 193, नियम 184, ये कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ टर्म्स कि पार्लियामेंट में किस चीज़ को क्या कहा जाता है ना, वो फिर चैप्टर आपका खत्म और फिर हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर सीधे सीधे कूच कर जाएंगे। तो इस कमेटी को करिए, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इसको लोग पढ़ते नहीं हैं। क्वेश्चन इसमें से रेगुलर आते हैं। जो स्थायी कमेटियाँ हैं शुरू की 90% क्वेश्चन उसी में से आता है। नमस्कार, हमारी पॉलिटी की अगली यूनिट आप लोगों के सामने है।